हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कशन लास्ट टाइम पे कवर किया उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस को और उससे लाइट की जो बेसिक लॉज हैं उनका डेरिवेशन कवर किया। और जो हमने डिस्कस किया था कि आज हम लोग आगे के पार्ट में इंटरफेरेंस कवर करेंगे। ओके, इंटरफेरेंस जिन बच्चों ने 12th के रिवीजन में कंप्लीट कर लिया है, या अगर कोई बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है जिसने 12th 11th वाले रिवीजन को नहीं कवर किया है, तो भी मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ही, है ना। तो देखो जाए बेटा, सिंपल सा इंटरफेरेंस क्या होता है। तो जब आपने साउंड के डिस्कशन को कवर किया था या स्ट्रिंग की बात करें, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या था कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग लें आप, यहाँ इसमें दो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक y1 डिस्टर्बेंस देता है और एक y2 देता है। ये दोनों डिस्टर्बेंस आपके चलते चलते आगे चल के कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और जब क्रॉस करेंगे प्रॉपर, जब सुपर इम्पोज होगा, जिस समय दोनों एक जगह पे एक कॉमन डिस्टर्बेंस दें, तो इसका डिस्टर्बेंस y1 था, इसका डिस्टेंस y2 था, और एग्जैक्टली ये दोनों के पीक एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं और ये y3 है। तो इस समय जो नेट डिस्टर्बेंस होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या होता है, सिंपली y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या वेव फिनिश हो गई। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन एक पॉइंट और बोलता है कि सर नेट एडिशन जो होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा जो रिजल्टेंट आएगा, लेकिन कभी भी एक वेव दूसरे वेव के बेसिक नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये पल्स अगर देखोगे तो सर अब ऐसे ट्रैवल करते हुए जा रही होगी। क्या ये आपका y1 है? यस सर, ये y1 जैसे पहले चल रहा था वैसे अब यहाँ पे क्रॉस किया, अब निकल गया और ऐसे चला गया। y2 पहले इधर से आ रहा था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ओवरलैप हुआ, फिर निकल गया, ऐसे पास कर गया। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर गए जैसे कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। तो ये कॉन्सेप्ट आता है सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन के दो पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट कि सर किसी पॉइंट पे जो नेट डिस्टर्बेंस आएगा वो इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम मीन्स अगर ये मान लो y1 और y2 है तो नेट y1 प्लस y2 आया, पर अगर ये मान लो ऐसे जा रहा होता तो एक का प्लस y1 और दूसरे का माइनस y2 होता तो नेट डिस्टेंस y1 माइनस y2 माना जाता। क्लियर। अब सुपरपोजिशन मीन्स एडिशन ऑफ टू वेव्स और मोर देन टू वेव्स, है ना। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आपका वेव्स में। अब इसी का ही इंटरफेरेंस जो है, इसका ही एक पार्ट है। इंटरफेरेंस क्या हुआ बेटा, तो आप अच्छे से देखिएगा इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूँ तो इंटरफेरेंस क्या बोला जाएगा, जब आपके पास व्हेन टू और मोर देन टू waves from coherent sources, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज आर सुपर इम्पोज्ड at a point, then we get some resultant intensity which differs from individual intensities। ओके, तो पॉइंट सिंपल से अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, तो माइन पॉइंट क्या हुआ, when two or more than two coherent sources are superimposed at a point, then we get some resultant intensity which differs from the individual intensities। ओके, इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। कुछ से इंटरफेरेंस आप मुझे सर बताइए कैसा होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिया आपने बच्चे, एक स्क्रीन लिया आपने यहाँ पर,
ठीक, ये मैं जो आपको डिस्कशन देने जा रहा हूँ ये आपका बेसिकली 1800 के टाइम का आपका एक एक्सपेरिमेंट था, यंग्स एक्सपेरिमेंट। क्लियर, बहुत पुरानी बात है, बड़ा सक्सेसफुल था, पर हाँ यहाँ से आपने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि लाइट जो है आपकी वेव होती है। यहाँ बच्चे आपने एक दूसरी स्क्रीन रखी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे कुछ एज्यूम करना था, तो जो ट्रेडिशन है उसमें इस डिस्टेंस को कैपिटल डी माना गया है। ये दोनों प्लेन है बच्चे, इस तरीके से पैरेलल प्लेन है ना, ऐसे समझ लो एक रूम में दो विंडो अलग सामने सामने वाली दीवार पे लगे हो, ऐसे फील कर सकते हो, बिल्कुल सामने सामने, एक इधर ईस्ट वाली दीवार पे और एक वेस्ट वाली दीवार पे, बिल्कुल सामने सामने, ये दो प्लेन है मेरे पास। इसमें आपने क्या किया, ये जो इस साइड आपने विंडो लिए, यहाँ पे आपने दो पिन होल क्रिएट किए, एक पिन होल बच्चे यहाँ पे लिया, और ये जो दो पिन होल क्रिएट किए इनके बीच की डिस्टेंस पे आपने क्या मान ली, ट्रेडिशनली डिस्टेंस डी मानी जाती है। क्लियर, अब आप क्या करते हो, ये जो आपने लिया था इसके बिल्कुल बीच में एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स रखा, ये पॉइंट सोर्स है एक, ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कैसे सर पॉइंट सोर्स है तो इसका मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, तो क्या इसकी वेवलेंथ थी कुछ, यस सर। आपने कहा कि सर हम यहाँ से एक लाइट लेते हैं इस तरीके से, ये अगर मैं बोलूँ कि ये लाइट रे है यहाँ ट्रैवल करके आती है बच्चे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास अगर ये रे है तो ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास कुछ वेव फ्रंट्स रहे होंगे। क्लियर, ये वेव फ्रंट अलग अलग टाइम के हैं, और जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो ये जो दो स्लिट्स हैं ये एक नए सोर्स की तरह वर्क करते हैं। पता लगा कि सर ये जो दोनों स्लिट्स हैं वो सेम एरिया के थे, सेम विड्थ के थे, तो यहाँ पे सोर्स की इंटेंसिटी आई थी, यहाँ सोर्स की इंटेंसिटी आई थी। सामने जिसने स्क्रीन पे पैटर्न को पढ़ा उसने पाया कि सर सामने इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 4i ब्राइट आ रहा था, मतलब आई और आई मिलके क्या मिल रहा है, 4i। एक पॉइंट ऐसा था बच्चे जहाँ से लाइट एलिमिनेट हो गई थी, जहाँ पे इंटेंसिटी 0 थी, उसको आपने डार्क बोला। इसके आगे फिर से कहीं पे इंटेंसिटी आपकी फिर से एक ब्राइट मिला, और वहाँ पे इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 4i थी। फिर से बच्चे आपको एक डार्क मिला जहाँ पे इंटेंसिटी 0 थी और डार्क आ गया। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म में बच्चे बात करूँ तो शायद कुछ ऐसा रहा होगा कि इंटेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा रहा होगा कि सर यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी ओके इंटेंसिटी देखें, यहाँ पे इंटेंसिटी 0, ये मैक्सिमम, फिर आपकी 0, फिर मैक्सिमम। तो बेटा इस तरीके से आपका ग्राफ आता है, जहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी वो मिनिमाइज होंगे, उनको हम डार्क बोलते हैं, है ना, और जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे आप ब्राइट बोलते हैं। इस तरीके से ये पैटर्न बच्चे आपको स्क्रीन पे miलता है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। क्लियर, अगर देखें बच्चे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता है कि भाई आपने बनाया था, ये प्लेन था आपके पास इस तरीके से, है ना, ये आपने दो सोर्स S1 S2 बनाए थे एक ही सोर्स से, और आपके पूछे से सामने स्क्रीन पे कैसा पैटर्न है, तो बच्चे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई ग्रीन कलर से मैंने ब्राइटनेस शो कर दी, ये मेरा ब्राइट पार्ट था, और पिंक कलर से बच्चे मैं ऐसे यहाँ पे डार्क शो कर देता हूँ। ठीक है, फिर से आपके पास क्या आता है बच्चे, ब्राइट आता है, फिर से आपके पास क्या आता है, डार्क आता है, ये इक्वली स्पेस्ड है। ये पैटर्न आपका स्क्रीन के अपर पार्ट में और फिर आपके लोअर पार्ट में भी बनेगा। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चे, ब्राइट आ गया, ये ब्राइट आ गया, ये ब्राइट आ गया। मज़े की बात है ये जो दो ब्राइट्स हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव, इनके बीच का एक फिक्स डिस्टेंस होता है, और जो डिस्टेंस दो ब्राइट के बीच का होता है वही डिस्टेंस आपका दो डार्क के बीच का भी आता है। मान लेते हैं ये जो दो ब्राइट्स के बीच का गैप है उसको हमने बीटा बोला, तो दो डार्क के बीच का गैप भी बीटा ही आएगा। क्लियर, ये डिस्कशन बच्चे आपके पास यहाँ पे आता है। ओके, तो ये जो हमारे पास पैटर्न आता है इस पैटर्न को हमें एनालाइज करना है अच्छे से।
तो बात आई कहाँ से, अगर मैं बेसिक से शुरू करूँ तो हम लोग इंटरफ्रेंस के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफ्रेंस, हम इंटरफ्रेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो वेव के एडिशन को डिस्कस करेंगे, है ना। एक वेव आपके पास y1 थी, एक वेव आपके पास y2 थी। नो डाउट ये अगर मैं लाइट के टर्म से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव बोली जा सकती है ना, पर आसानी से समझने के लिए मैंने इसको यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी लिखा और दूसरे को क्या लिख दिया, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। टेक्निकली a1 ऐसा कुछ आया होगा E01 साइन ओमेगा टी, है ना, E02 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। आपने चीज़ों को सिंपल करने के लिए ऐसा रखा। अब आपने एक बेटा वर्ड यूज़ किया था कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, दो सोर्सेज आपको अगर कोहेरेंट बोलने हैं तो पहली बात हमेशा समझना, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जो पहली बात आनी चाहिए, उनसे बनने वाला जो पैटर्न होना चाहिए स्क्रीन पे वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल पैटर्न बेटा कब मिल सकता है, तो आप बोलोगे सर कोहेरेंट सोर्सेज में स्टेबल पैटर्न तब मिल सकता है जब आपका फेज डिफरेंस हो, लेकिन जो भी फेज डिफरेंस हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। क्लियर बच्चे, आप इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम समझो, अगर ये एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 होती तो फेज डिफरेंस में ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ जाता। फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम के लिए सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो दो सोर्सेज आप ले रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्लियर। और साथ साथ वो दो सोर्स जो हैं आपके वो जनरेट कहाँ से हो, जनरेटेड फ्रॉम सेम सोर्स। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, एक एस रखा, दिख रहा है, ये एस के वेवफ्रंट यहाँ पे जब पहुँचता है तो वेवफ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, सोर्स की तरह। तो S1 S2 आ गए, तो ये दो S1 S2 किससे क्रिएट हुए, एस से। तो क्या मैं S1 S2 को यहाँ पे बोल सकता हूँ सर कोहेरेंट सोर्सेज है, यस सर। तो कोहेरेंट सोर्सेज की शर्त क्या है, पहले और फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए और दूसरा उनकी फ्रिक्वेंसी सेम। और भाई तभी आप बोल सकते हैं जब दोनों सोर्स कैसे हों, सेम सोर्स से हैं। चलिए भाई, आपको y1 और y2 के बारे में बात बोली गई। y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, एक डिस्टर्बेंस ये आया। दूसरा डिस्टर्बेंस बच्चे y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैथ से कहते हैं कि अगर मैं दोनों के डिस्टर्बेंस को ऐड करूंगा तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y1 प्लस y2। वैल्यू कितनी होगी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। क्लियर। इस वैल्यू को आप अच्छे से देखना, तो एक टर्म बच्चे आपके पास a1 साइन ओमेगा टी आया, दूसरा आपके पास a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी आया, नेक्स्ट आपके पास आ गया बच्चे a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। क्या बच्चे इस वैल्यू में अगर ध्यान से देखो तो आपको लगता है साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन ले सकते थे। अगर साइन ओमेगा टी इसमें से कॉमन लोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी और a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब बच्चे अच्छे से देखो, ये जो पूरा टर्म है आपके पास और ये जो पूरा टर्म है, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा कि मैं इस पूरे टर्म को एज्यूम कर लेता हूँ ए कॉस एल्फा है, तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, जो ब्रैकेट में ए कॉस एल्फा, साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर था। ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट में, इसको बच्चे मैंने क्या मान लिया, ए साइन एल्फा और कॉस ओमेगा टी था आपके पास। तो क्या यहाँ से ए कॉमन ले लें तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा जैसा आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब एक बात समझो अच्छे से कि अगर आप दो वेव्स को ऐड कर रहे हो तो आपका जो नेट जो आया वो भी आपके पास एक वेव बनी। ठीक है, ये हमने काफ़ी कुछ एसएचएम में पढ़ा था। ये जो नई वेव आई है, क्या आप इसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं,
तो टेक्निकली ए कॉस अल्फा किसके इक्वल था? देखो ए कॉस अल्फा बच्चे कहाँ से आया था? ये वैल्यू थी ना ए कॉस अल्फा। ए कॉस अल्फा यहाँ से आया था, तो ए कॉस अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप? A1 प्लस A2 कॉस फाई। और ए साइन अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं? A2 साइन फाई। क्लियर? तो बात यह है कि अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे ए स्क्वायर, देखिएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो ए स्क्वायर आ गया। दूसरे साइड बच्चे आप लिखोगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। क्या इस वैल्यू को बच्चे हम लोग A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव लिख सकते हैं? तो एम्पलीट्यूड की बात अगर करी जाए तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। क्लियर? तो अब सिंपल सी बात है कि सर दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड जो है कुछ ऐसा है कि आपने वेक्टर वाले फॉर्मूले में आ रहे हैं, एक A1 वेक्टर एक A2 वेक्टर। अगर A1 A2 के बीच का एंगल में फाई एज्यूम कर लूँ तो नेट कैपिटल ए वेक्टर बच्चे इसी फॉर्मूले से तो आएगा। बोलिए R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। तो अब ये बात है कि सर हमें जब भी इस तरह के, जब SHM ऐड करा हमने, AC भी हमने पढ़ लिया है, जहाँ जहाँ हमने बात पढ़ी है हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी कि भाई जब आपको साइन फंक्शंस ऐड करने से, पहला फंक्शन तो आपके पास A1 0 डिग्री था, दूसरा आपके पास A2 फाई था, और जब मुझसे नेट डिस्टर्बेंस पूछा गया तो मैंने पूछा y1 प्लस y2, और वो कितना होगा? A अल्फ़ा। आप बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स पे मत जाइए, आप कहोगे एक फेज़र A1 0 में A2 फाई जोड़ने पे A अल्फ़ा बनता है, तो इस बातों को अगर अपने शब्दों को डायग्राम में लेके आओगे तो A1 0 डिग्री में अगर मैं A2 ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे कैपिटल A मिलेगा। कैपिटल A कितना होगा? वो आपका फाई A1 A2 पे डिपेंड करेगा, और आप यहाँ से लगे हाथ अल्फ़ा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन जो आपने कवर किया वो आपके पास ऐसा है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू बच्चे कितनी आई? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव। डन? ठीक है। अब बच्चे अगर आपको याद हो, इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे लाइट के केस में, तो सिंपल सा बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दो टर्म आते थे हमारे पास, इससे हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी मिलती थी। और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू बच्चे क्या होती है? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको बच्चे हमने लिखा था, वॉल्यूम को अगर ठीक से लिखेंगे तो वॉल्यूम A इंटू लेंथ और लेंथ को C इंटू टी लिखते हैं। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? पावर, है ना? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम पावर, पावर डिवाइड बाय एरिया इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी डिवाइड बाय C। तो एक तरीके से मैं आपसे पूछूं तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इंटेंसिटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू C आती थी। टेक्निकली देखो तो इंटेंसिटी कैरीड बाय लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे डिपेंड कर रही है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है ना। ठीक है, नो डाउट ये आरएमएस वैल्यू पर ये भी पता है कि आरएमएस आपका पीक डिवाइड बाय रूट 2 होगा, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड स्क्वायर आ रहा था, अगर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह आई वन, A1 स्क्वायर की जगह I1, I2 स्क्वायर की जगह I2, A1 की जगह 2 रूट I1, I2 की जगह रूट I2 कॉस फाइव। ये मेरे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस को ऐड करके मेरे पास रिलेशन आया।
अब अगर बच्चे मैं पूछूं कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है, तो आप सिंपल से एक बात बोलोगे, दो वेक्टर्स हैं, इनका ऐड होना इनके एंगल्स पे डिपेंड करेगा, ये एंगल क्या हो जाए। तो अब मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या जो एम्पलीट्यूड लिखा है उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। सर एम्पलीट्यूड आपने बोला अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई था। कॉस फाई सबको पता है कि अगर मैं मैक्सिमा पे आऊँगा तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 रूट आया, तो ये वैल्यू आपके a1 प्लस a2 के इक्वल हो गई। तो दो वेक्टर्स जो सबसे मैक्सिमम बढ़िया एम्पलीट्यूड दे सकते हैं वो तभी दे सकते हैं जब आपके पैरेलल हो जाए। तो a इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होगा। ऐसा कब होगा, तो आप कहोगे सर कॉस फाई 1 प्लस 1 हो। अच्छा, दो वेव्स की अगर मैं पूछूँ मिनिमम, भाई वो एक दूसरे में कैंसिल आउट जाए। कैंसिल आउट होने का मतलब क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -1। तो वैल्यू a1 डिफरेंस a2 आ गया और कॉस फाई इक्वल टू -1 आता है। तो दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम बेटा एडिशन आ सकता है वो क्या होता है आपका, a1 प्लस a2 होता है। मिनिमम कितना होता है, a1 माइनस a2 होता है। तो ये जहाँ पे वो सबसे अच्छे से ऐड होते हैं, है ना, जहाँ पे वो सबसे अच्छे से ऐड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। और जहाँ पे उनके आपस में लड़ाई हो जाती है तो आप वहाँ पे क्या बोलते हैं सर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पे दो वेव्स एडिशन का इफेक्ट देती हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे कैंसलेशन का इफेक्ट दे रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। तो एक बार अगर हम लोग मोटे मोटे पॉइंट्स अगर इनके एक जगह इकट्ठे करके लिखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो आपने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो जहाँ पे अभी स्क्रीन वाले एग्जाम्पल पे मुझे ब्राइट मिल रहा था, है ना, ये देखिए, ये हमने स्क्रीन की बात करी थी, जहाँ मुझे ब्राइट मिल रहा था वहाँ मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। वेव आ रही थी, दो डिस्टर्बेंस वहाँ पहुँच रहे थे और प्रॉपरली ऐड हो रहे थे, ठीक। सर जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे डार्क मिल रहा था वहाँ पे दो वेव आ रही थी पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं बात करूँ सारे पॉइंट्स एक जगह और कंपैरिजन में पढ़ें तो और भी अच्छा रहता है कि कंस्ट्रक्टिव के सामने डिस्ट्रक्टिव। हालांकि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक आपके एक्सट्रीम एंड्स हैं, है ना। क्या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई, जहाँ पे सबसे अच्छे ऐड हो जाएंगे वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, जहाँ सबसे अच्छे कैंसिल होंगे वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, पर इसके बीच में कुछ और भी तो हो सकता है, 90 डिग्री पे भी तो हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ब्राइट मिलता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका फेज डिफरेंस की वैल्यू कॉस फाई से आपको 1 मिलेगा, आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा a1 प्लस a2। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है वहाँ पे अब रूट आई मैक्सिमम, क्योंकि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो जहाँ ए होगा वहाँ पे रूट आई होगा। तो आपका आई मैक्सिमम इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू। अगर कोई पूछे आई मैक्सिमम बताइए तो आप बड़े सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना आता है। आई मैक्सिमम की वैल्यू बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से याद करके चलनी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पर। अब आपसे बात है कि सर ऐसा होता कब है ना सर आप साफ शब्दों में बोल सकते हैं जब आपका कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, दोनों वेक्टर्स। अब कॉस फाई की वैल्यू 1 होने का मतलब बताइए क्या होगा, या तो 0 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर्स जो आपने वेव्स ऐड करी वो फेज डिफरेंस 0, या फाई आपका 2 पाई हो, भाई 2 पाई 0 है तो बात है कि ना, या 4 पाई हो। तो आपको बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है, तो आपने मोटे मोटे पॉइंट्स पे लिख दिया कि फाई इक्वल टू इवन पाई। यहाँ पे फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन दो वेव्स को आप ऐड कर रहे हो उनके फेज डिफरेंस को, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस में क्या होगा बच्चे, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। इस केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आता है बच्चे, बोलिए, आपको लिखवाया गया है, लिखिए फिर से एक बार, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई -1 हो जाए तो वैल्यू होगी रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को केवल एक्स नहीं लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स लिखोगे, क्लियर। तो ये a1 माइनस a2 का मॉड आ जाता है। इसी हिसाब से पूछो आई मिनिमम कितना होता है,
तो आंसर सिंपल सा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। तो ये दो आपके पास रिलेशन आए कि ए मिनिमम कितना होता है वो आपने लिखा है ना, ये ए मिनिमम की वैल्यू बेटा आपने लिखी यहाँ पर, ये आपके पास आ गया, और आई मिनिमम इक्वल टू √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। सो ऐसा कब होता है, तो ऐसा आपका तब होगा जब फाई की वैल्यू बच्चे कितनी हो आपके, पाई कॉस फाई माइनस वन, फाई पाई कॉस पाई माइनस वन होता है, फाई पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो। मोटे मोटे शब्द में बात करें तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, ऑड पाई। अगर फाई ऑड पाई है तो वहाँ पे आपका जो बात हुई थी कि सर जहाँ इवन पाई होगा वहाँ एडिशन होगा, और जहाँ पे ऑड पाई होगा वहाँ पे एक दूसरे से लड़ मर जाएंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक और बहुत बढ़िया सी चीज़ आती है कि सर जब आप वेव्स को ऐड कर रहे थे तो हो सकता है जिन दो वेव्स को ऐड कर रहे हो उनका एम्पलीट्यूड A2 हो। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड A2 होगा तो A1 प्लस A2 जो होगा 2A हो जाएगा। से क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो A और A मिलके 2A हो जाएगा। और मज़े की बात देखो बहुत बढ़िया, क्योंकि पूछा आई मैक्सिमम कितना होगा, सर अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो एक √I1 की जगह √I लिख दो और I2 की जगह √I, दोनों की इंटेंसिटी समान है, एक जैसी है, तो ये वैल्यू 4I आ गई। ये बड़ा एक नया तरीके का रिजल्ट है कि आप I में I जोड़ के क्या बना रहे हैं, 4I। तो जहाँ मैक्सिमम आता है वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आती है बच्चे, 4I आती है। अगर A1 इक्वल टू A2 है, क्योंकि पर्पस था दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, तो A मिनिमम आएगा। A मिनिमम बच्चे कितना होगा, देखिएगा वैल्यू रख के देखो, A1 माइनस A2 का मॉडुलस था, अगर दोनों सेम होगा तो A मिनिमम 0 हो गया, तो A मैक्सिमम 2A होगा और A मिनिमम 0 होगा। और मज़ेदार बात है, कोई पूछे I मिनिमम कितना होगा, तो दोनों के अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम हुए तो 0 आ गया। तो जिन पॉइंट्स पे आपका बहुत अच्छे से वेव ऐड होंगी बच्चे, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, अगर इनकी इंटेंसिटी I और I है तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ 4I, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा 0, जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा 4I, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा 0। ये बेटा मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे इस जगह कंस्ट्रक्टिव है 4I, जहाँ डिस्ट्रक्टिव है वहाँ 0, जहाँ कंस्ट्रक्टिव वहाँ 4I, जहाँ डिस्ट्रक्टिव वहाँ 0। तो बड़ा अच्छा सा पैटर्न दिखता है आपको, और इसी स्टेबल पैटर्न की तलाश में आपने क्या करा कि सर हमने वेव्स का इंटरफ्रेंस कराया और कोशिश ये करी कि वो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। ओके, तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ। इस पार्ट में बच्चे हमने इंटरफ्रेंस, सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बेसिक डेफिनेशन को पढ़ा है। नेक्स्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स और YDSC को कवर करेंगे।